जो भारतीय जनता पार्टी निर्मल सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह की अगुवाई वाली जो कमेटी है, वो अब असल तरीके से दिल्ली कश्मीर का दौरा करेगी। कश्मीर का दौरा करने के साथ साथ, जैसे हमने पहले, कश्मीर का दौरा करने के साथ साथ वो वहां पर भी कोशिश करेंगे कि मनोज कुमार सिन्हा जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट एलजी, उनसे भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो जो लोग वहां पर ठहरे हुए हैं, जो एम्प्लॉइज माइनॉरिटी में है और सेफर जोन में ठहरे हुए हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। उनके अलावा जो इनका मसौदा है, जो इनका प्रपोजल है, इस प्रपोजल को भी साथ में जोड़ करके ले जाएंगे। मुझे लगता है मधु बालाजी आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मधु जी आप? सर बहुत कम आवाज आ रही है। मैंने किया ना ब्लूटूथ। चलिए दर्शकों, मधु बाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मधु बाला, एक सेकंड रुकिए। अभी प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं हुआ है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। चलिए कोशिश रहेगी दोबारा हम प्रयास करते हैं जोड़ने का, क्योंकि वो पनामा चौक पार्क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 148 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मधु जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं सर, नहीं आ रही। कनेक्टेड है मगर इसमें आवाज नहीं ना आ रही। जी 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 सर आई नहीं रही आवाज। कहीं ना कहीं तकनीकी कारणों के चलते उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। अलबत्ता हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि दोबारा उनके साथ जुड़ा जाए और उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या वो चाहते हैं, कैसी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी चाहते हैं, और कहाँ तक उनकी दौड़ पहुंची है और कितना कहाँ तक। जी 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 तो दर्शकों, एक प्रयास जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम कर रहे हैं, हालात कश्मीर में नासाज हैं, इस काबिल नहीं है कि वहां पर ये रह करके अपनी सेवाएं दे सके, और शायद यही कारण है कि वो यहाँ पर अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने वक्तन एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह भी किया है, उन्होंने वक्तन डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात भी की है। मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने अपनी तजवीज जो है, जो सुझाव है, वो भी दिए हैं। हाँ जी सर, अभी तक कुछ ऐसा जी अभी तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हो पाई है। मधु जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सर बोलिए। मधु जी, आज भैया दूज है और उसके बावजूद भी हमारी बहुत सारी बहनें जो हैं प्रदर्शन कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? कितना बुरा लग रहा है? मधु जी आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? इधर से बात यार, ये फिर मुझे फोन कर रहा है। ये इसलिए और मुझे फोन कर रहा है। स्ट्रगल लगातार जारी है। 148 दिन हो चुके हैं। 148 दिनों के बावजूद भी अभी तक कोई वे आउट नहीं निकला है, बीच का रास्ता नहीं निकला है। तो अगर देखा जाए, इससे बड़ी अफसोस की क्या बात हो सकती है कि भैया दूज के दिन भी, जहां पर हम सबको अपने घरों में होना चाहिए था, अपने परिवार के साथ ये पर्व मनाना चाहिए था, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कहते ना वो लापरवाही है, जिनको वो इम्पोर्टेंस ही नहीं। हाँ जी सर। जी मधु जी, आपसे मैं पूछ रहा था कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया बीजेपी ने, उससे क्या उम्मीद है? डॉक्टर निर्मल सिंह जिसके हेड कर रहे हैं, जिसको अगुवाई निर्मल सिंह कर रहे हैं, और शायद कल वो कश्मीर के लिए रवाना भी होंगे। ये चल रहा है ना? हाँ जी सर। मैंने कहा बीजेपी ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसको हेड निर्मल सिंह कर रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह। क्या उस कमेटी से कोई उम्मीद है आपको? सर अगर देखा जाए तो ये कमेटी जो भाजपा की तरफ से जो बनी है, ये बहुत बड़ी बात है कि भाजपा के अध्यक्ष उन्होंने एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये ली है कि जो भी ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं, पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं, उन सब की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान निकलेगा।
तो हम ये कहेंगे अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे सिर्फ JNK में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिसका डंका इस टाइम चल रहा है, अगर वो इस तरीके का स्टेप लेके आगे आएंगी तो यकीनन सी बात है लोगों को उम्मीद तो जागेगी और हमें भी है। लेकिन अब बात ये आती है कि सिर्फ उम्मीदें नहीं सर, अब सिर्फ वर्ड्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कमेटी नहीं चाहिए, हमें अब चाहिए कि रिजल्ट्स भी आने चाहिए। और इसका आज देखिए कि अगर दीपावली के पर्व पर भी सैलरी नहीं आना, आज भाई दूज पे भी सैलरी ना आना, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे कि सिर्फ कमेटी ही रह जाएगी जहाँ पर कुछ काम भी होगा। मधु जी, हमारी DK मनियाल, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि हमने बातचीत की थी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग केपोले जी के, और उन्होंने एश्योर किया था कि सभी को सैलरी मिलेगी। लेकिन आपका ये आरोप भी है कुछ वीडियोस डेलिबरेटली ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा हो, जानबूझ के सैलरी नहीं डाल रहे हैं। चलो एक बार फिर वो उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो चुके, उनकी जो भावनाएं हैं उनकी भावनाओं को हम उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। जी, मैं ये कह रहा था कि देवेंद्र कुमार मनियाल से जब हमारी बात हुई थी तो उनको हाँ जी सर, डिविजनल कमिश्नर ने एश्योर किया था कि सभी को सैलरी मिलेगी, लेकिन कुछ वीडियोस हैं जो बीच में खलल डाल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए, अब हम यही बोल सकते हैं कि अगर डिवकॉम कश्मीर सीरियसली एक रिटर्न ऑर्डर निकालें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी DD जो है वो इतनी कि उस ऑर्डर को रिवोक करने की पावर रखता है। लेकिन जब तक आप रिटर्न फॉर्म में कोई ऑर्डर नहीं निकालेंगे तो तब तक जिसको अपनी मनमानी करनी वो कर सकता है। तो इस बारे में उनको सीरियसली सोचना चाहिए कि जो हम एम्प्लॉइज यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे छुट्टियां नहीं मना रहे। बार बार हम एक बात बोलते हैं कि छुट्टियां धूप में बैठ के नहीं मनाई जाती। हम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, हम एक बड़े ही जेन्युइन डिमांड को लेके बैठे हुए हैं। आए दिन कश्मीर में टारगेट किलिंग जो है वो हो रही है। ठीक है, आप कोई 20 दिन या 15 दिन अगर टारगेट किलिंग का कोई शिकार ना हो तो हम उस पर ये बयानबाजी आ जाना कि स्थितियां जो सामान्य हो गई हैं, तो ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, एक बड़ी हैरानगी वाली बात होती है कि इतनी लंबी बीमारी का आप 2 दिन में इलाज नहीं कर सकते हैं। इस चीज को सरकार को मानना पड़ेगा, डिवकॉम सबको मानना पड़ेगा कि जो माइनॉरिटीज जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार हो रहा है और उसी के चलते वो आज अपनी ड्यूटीज पे नहीं जा पा रहा है। तो सैलरीज विद हेल्ड करना कोई सोल्यूशन नहीं है। और वाकई में अगर वो सीरियसली है हमारे कंसर्न को लेके तो उनको एक रिटर्न ऑर्डर निकालना चाहिए। रिटर्न ऑर्डर निकालने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 महीने से जिस एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली थी उसका घर परिवार कैसे चल रहा है वो वही जानता है। जी मधु जी, एक तरफ ये कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, दूसरी तरफ से फरमान पर फरमान जारी होते हैं कि आप आइए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाइए। सर ये तो फिर वही बात आ गई ना कि आप कहते हैं ना कि एक तरफ से मरहम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से उसी पे जख्म पे नमक छिड़कने वाला काम है। कि एक तरफ से तो आप कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, अगर साथ हैं तो फिर इस तरीके के ऑर्डर्स क्यों? और अब आप इन चीजों को सीरियसली देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब बात वही आ जाती है कि अगर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ऑर्डर निकालते हैं, हम अगेंस्ट नहीं है बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो एक जॉब का पार्ट है और वो होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक सरकारी कर्मचारी की उसकी सुरक्षा प्रदान करना भी सरकार का ही काम है। जहां पे डिवकॉम सब एक ऑर्डर निकालते हैं तो साथ में 2 लाइनें भी लिख दीजिए ना कि आपकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाते हैं और आपकी जान माल जो है वो हम रक्षा करेंगे, तो हम मानने के लिए तैयार है। जब आप इन चीजों का जिम्मेवारी नहीं उठा सकते हैं तो आपको इस तरीके के ऑर्डर्स नहीं निकालने चाहिए। और इस तरीके की जो कहते हैं ना ये आप एक तरफ से कहेंगे हमारे साथ हैं, दूसरी तरफ आप सैलरीज विद हेल्ड करके रखेंगे तो लोग कितनी देर ही बेवकूफ बनेंगे। हालात सबको समझ आ जाते हैं। मधु जी, ये भी कहा जाता है कि वहां से भी आपको कॉल्स आते हैं कि आप मत आइएगा, अभी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे भी कुछ कॉल्स आई हैं कि आप वहीं पे रुकिए। बिल्कुल सर, मेरे साथ बहुत सारे कुछ हमारे ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनको कॉल्स आई हैं वहां से कि आप अभी यहाँ पे मत आइए। उनके कंसर्न सचो से जहाँ पे उनकी ड्यूटीज हैं वहां से उनको कॉल्स आई हैं कि आप अभी यहाँ पे मत आइए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। आप मीडिया फैटर्निटी को ज्यादा पता है कि जब पूरन चंद भट्ट के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले ही 2 दिन से पहले ही ये बात थी कि माइनॉरिटीज पे फिर से अटैक हो सकता है। लेकिन ये बात वही आ गई कि जब आप डिनायल मोड में चले जाते हैं तो ऐसे हादसे होना शुरू हो जाते हैं। अगर सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियसली ले
कि वाकई में जो माइनॉरिटी है वहां पे टारगेट किलिंग का शिकार हो रहा है, तो ये हाथ से रुक जाएंगे, लेकिन पहले डिनाइल मोड से बाहर आना पड़ेगा। जी मधु जी, जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं, क्या वो आपके संपर्क में रहते हैं? वो संपर्क करते हैं आपसे और क्या सुझाव देते हैं आपको? सर देखिए, संपर्क में तो अगर देखा जाए तो है भी है तो नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि बात वही आ जाती है कि वो भी एक आम नागरिक हैं, वो हमें क्या सजेशन दे सकते हैं? वो ना ही हमें ये कह सकते हैं कि आप आइए, और ना ही वो हमें ये कह सकते हैं आप नहीं आइए, खुल के भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इशारों में वो बात हमें सारी समझा देते हैं। क्योंकि अगर बात वही आ जाती है कि अगर वो किसी चीज के लेके कुछ भी कमिटमेंट करेंगे तो उनपे भी क्वेश्चन उठ जाता है कि आप ये कैसा बोल सकते हैं। लेकिन ये सबको पता है, अगर हम किसी की बात पे ना गौर फरमाएं, किसी की तरफ ना देखें, क्या पूरनचंद भट्ट का हादसा नहीं हुआ? क्या लेबरर्स क्लास पे अटैक नहीं हुआ? क्या वो माइनॉरिटीज पे अटैक नहीं था? तो क्या इन हालात से हमें नहीं समझ आ रही है कि वहां पे सिचुएशन हमारे लिए है, रहने लायक है या नहीं है? तो हम तो ये बोलते हैं कि हम जम्मू के रहने वाले लोग हैं, हमारा तो घर भी नहीं है वहां पर, हम किस तरीके से वहां जाके रह सकते हैं? किसी की बोलने की बात ही नहीं आती, ये हालात ही अपने आप में व्यक्त कर देते हैं कि वहां की सिचुएशन हमारे फेवर में है या नहीं है। और अगर जिनके साथ हमारा जो रिलेशंस हैं, तो वो तो हमें यही कहेंगे कि आप पहले अपनी जान की हिफाजत कीजिए, बाकी सब देखा जाएगा। जी मधु जी, बच्चों की पढ़ाई भी सफर कर रही है, इस एंगल को नहीं देख रही सरकार, मानवता के चश्मे से। सर बड़े ही अफसोस की बात है ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हमें 150 दिन होने वाला है, 2-3 दिन के बाद हमें 150 दिन हो जाएंगे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, और 150 दिन सिर्फ हम बार बार बोलते हैं कि हम अकेले नहीं बैठे हैं, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। उन्होंने 150 दिन से स्कूल तक नहीं गए हैं, स्कूलों के दरवाजे तक नहीं देखे हैं। तो सरकार को इस चीज पे जब इन बातों पे भी सरकार सीरियसली अप्रोच नहीं करती है, तो बड़ा ही अफसोस होता है कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सोसाइटी को किस साइड लेके जा रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का ये रवैया रहेगा अपने आम नागरिक को लेके, तो हम आप सोचिए हम किससे उम्मीद रखेंगे? क्योंकि सरकारें जो बनाई जाती हैं वो नागरिक की सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं, और जो समस्याएं हो उनके समाधान निकालने के लिए बनाई जाती है, ना कि आप बात को सुन के अनसुना कर दें। इसलिए नहीं सरकारें चुनी जाती हैं, सरकारें हम लोगों ने चुनी है, आगे भी हम लोग ही चुनेंगे, हमें यहाँ के रहने वाले हमने ही चुनी है। लेकिन अगर सरकार का ये रवैया रहेगा तो बड़ा ही अफसोस होता है कि हमने आपको आज इस दिन कुर्सी पर नहीं बिठाया था। हम तो सैलरीज हैं, वो भी हम जो दीपावली है वो भी हम अपने विदाउट सैलरीज मिलाए। खासकर मैं उन एम्प्लॉइज के लिए बोलूंगी कि जिनकी 4 महीने से सैलरी नहीं आई थी, क्या उनका हक नहीं बनता था कि उनको दीपावली की सैलरी मिलती? जी सर। मधु जी, आपकी डीके मन्याल से बातचीत हुई थी, तो क्या उन्होंने आपको एश्योरेंस दिया था, देवेंद्र कुमार मन्याल? जी सर, आप जो भाजपा की तरफ से जो 5 सदस्यों की जो कमेटी बनी है, जिसमें उन्होंने पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज और ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी जो हमारे लिए कि हमारी समस्याओं को सुनेंगे और उस पर एक सोल्यूशन लेके आएंगे, सिर्फ सुनना ही नहीं रह गया है। तो उनके साथ हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग हुई है, सिर्फ डीके मन्याल सर से नहीं हुई है, बल्कि जितने भी 5 जो मेंबर्स हैं उन सबके साथ हमारी मीटिंग हुई और हर एक इशू पे बात हुई है। काफी लंबी मीटिंग चली हमारी, 1 घंटे की मीटिंग थी, जिसपे हमने हर एक बात, हर एक मुद्दा, अपना मेमोरेंडम उनको दिया, और उनकी तरफ से ये था कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी हर एक समस्या का समाधान निकाला जाएगा। और आपके माध्यम से भी हमने उनका इंटरव्यू सुना था कि वो कुछ दिनों में श्रीनगर जा रहे हैं, तो अच्छा स्टेप है अगर वो जाएंगे और वाकई में हमारे इश्यू पे काम करेंगे। लेकिन बात अब यही आ जाती है कि सर अब हम सुना के ना थक गए हैं, अब हमें हल चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए। अब हम कमेटी देख के करें, लेकिन अगर इतने बड़े बड़े आला अधिकारी जो इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी कमेटी बनाने के बाद इस तरीके से काम को करेंगे, तो आप किससे उम्मीद रख सकते हैं काम की? फिर आप अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो क्यों टाइमली काम करें? जब आप खुद टाइमली काम नहीं कर सकते, तो फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसी उम्मीद रख सकते हैं कि वो भी हर काम टाइमली करें? मधु जी, जो कमेटी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट की है उसमें उसने आपको संपर्क किया है, आपके एम्प्लॉइज को संपर्क किया है कि आप भी अपना कोई मसौदा बताएं कि किस तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए? सर जी नहीं, जो कमेटी एलजी सर की तरफ से बनाई गई उसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, क्योंकि उसके जो चेयरमैन थे वो चेंज हो गए। फिर दोबारा से चेयरमैन जो आए हैं हमारे हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि उन्होंने हमें अप्रोच किया है। हम कहते हैं ठीक है, आप हमें अप्रोच कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आप
विद इन कहते ना डेज में आप ट्रांसफर पॉलिसी लेके आएंगे। जी आपको पता है मगर- हम किस चीज को डिमांड कर रहे हैं, जी लेकिन अगर अप्रोच करें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे भी जो स्टेक होल्डर्स है, जो हमारे भी कुछ जो डेलीगेशन के जो मेंबर्स हैं, अगर उनसे बातचीत की जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जी। पहले मैं कहती हूँ अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी लेके आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। जी मधु जी, आखिर में क्या मैसेज एलजी को देना चाहेंगे आप? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या संदेश फाइनल? सर फाइनली हमारा एक ही संदेश है कि सर 148 डेज एग्जैक्ट 148 दिन मायने रखते हैं। 148 दिन से हम लोग धूप में बैठे हुए हैं। बैठने का शौक किसी को नहीं है, अकेले नहीं बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं। किसी भी पेरेंट्स का ये दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों को स्कूल छुड़ा के ग्राउंड में बिठाए, लेकिन जब स्थितियां इतनी मजबूर कर देंगी तो फिर इंसान को मजबूरी में बोलना पड़ता है। हम आपसे यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपने हमें कुछ वर्ड्स दिए, हमने उस पर भरोसा किया और आप भी उस पर खरे उतरे, आपने कमेटी बनाई, उस पर रिकॉन्स्टिट्यूट किया, जो उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा था आपने उसको हटाया, लेकिन अब आपसे यही उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी को लेके आइए, ताकि हम लोगों का सही में, हम ये वर्ड्स नहीं, ये सिर्फ लाइंस नहीं है, सही में हम लोगों का जो बनवास है वो खत्म हो, हम भी अपने घर वापस आए, अपने परिवार के साथ बैठे, और सबसे पहले हमारे बच्चे भी स्कूलों में जाएं। जो इस देश का भविष्य है उसकी तरफ सोचिए, क्योंकि हमारी जिंदगी तो जैसे जैसे कट जाएगी, लेकिन जो भविष्य हमारे देश का जो भटक रहा है उसका नुकसान देश को ही भुगतना पड़ेगा। हम तो है ही हैं, जो पेरेंट्स को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो देश में भी पड़ता है। अब इस चीज पे सीरियसली संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, कोई छोटी बात नहीं है। और 5 महीने का वक्त होने वाला अक्टूबर एंडिंग में, आज कितनी 26 तारीख है ना, आज 26 अक्टूबर है, 4 दिन के बाद हमें 5 महीने लगातार हो जाएंगे धरने पे बैठे हुए। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि अब काम जल्द से जल्द होना चाहिए। जी सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर।